हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 8 चैप्टर जो है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। मतलब मानव और पर्यावरण के बीच जो क्रियाएँ होती हैं वो किस रीजन में, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है रेणुका की, ठीक है, और उसके चाचा की। तो उसमें ये बताया गया है कि रेणुका जो है वो बहुत उत्साहित थी। 4 महीने के बाद वो अपने चाचा से मिली थी जो फोटोग्राफर थे। फिर उन्होंने बहुत सारे वनों के फ़ोटो वगैरह खींचे थे उसके बारे में। तो अलग अलग जगह पे लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा रहता है, भोजन कपड़ा मकान जैसे जीवन की जो कुछ चीज़ें हैं वो तो सिमिलर ही होती हैं, उनकी जो आवश्यकता है, लेकिन उनके करने का तरीका अलग अलग होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा होता है ये, ठीक है। इससे पहले ये जानते हैं, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच मतलब हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। ठीक है, जब स्पेन के लोगों ने अमेज़न की खोज की तभी वहाँ के जो आदिवासी थे तो उन्होंने हेडगियर और स्कर्ट पहनकर क्या किया था, इन पर आक्रमण किया था। और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा था, अमेज़न। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के में स्थित है ये। ठीक है, ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे है, उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री पे। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है वहाँ पे 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो भाग है, ठीक है, के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में है। उसके भी बीच में ये जो है ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, तो वो क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है। और वो प्रदेश से होकर अमेज़न नदी क्या करती है, बहती है। ठीक है, और ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। ठीक है, पश्चिम में, ठीक है, मतलब यहाँ पे पश्चिम में निकलकर पूर्व में अंध महासागर में वो जाकर मिलती है। ठीक है, फिर जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे हमारे देश में कृष्णा नदी, गोदावरी, गंगा नदी, ये बंगाल के उपसागर में जा मिलती है तो उसके पहले क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। ठीक है, अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, सहायक नदी मतलब क्या, दूसरी किसी नदी उस नदी में मिल जाएगी, उसको बोलते हैं सहायक नदी। जैसे कि यमुना जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो अमेज़न बेसिन है वो कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो ब्राज़ील के कई भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भाग में अपवाहित होती है। ठीक है, अपवाहन मतलब क्या, वहाँ पे वो बहती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये है वेनेजुएला, उसमें थोड़ा सा पार्ट है, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, ये ब्राज़ील है, ये बोलिविया है, और ये कुछ पार्ट पेरू का है। ठीक है, सहायक नदी क्या होती है, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। जैसे कि मैंने अभी यमुना और गंगा का उदाहरण बताया। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वो उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब मुख्य नदी
अपनी सहायक नदी, सपोज गंगा नदी, अपनी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, ठीक है, उसके साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, क्योंकि अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ठीक है। उसके बाद है जलवायु। पहला क्या था, अमेज़न बेसिन, ठीक है। दूसरा क्या है, जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन जो है वो कहाँ पे है, भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में है, ठीक है। उसको भूमध्य प्रदेश कहते हैं, आसपास में ही फैला है। और पूरे वर्ष यहाँ पे क्या होता है, गर्म एवं नम जलवायु होती है, ठीक है। यहाँ का मौसम कैसा होता है, दिन एवं रात दोनों ही लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। और इस प्रदेश में क्या होता है, लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं सर्कल कर रही हूँ, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है, ठीक है। रात के समय क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो बनी होती है वो वैसी ही रहती है। इसके लिए क्या बोला जाता है कि यहाँ पे पूर्व चेतावनी, बिना किसी पूर्व चेतावनी प्रतिदिन वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता जो है वो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। अभी वर्षावन क्या है, तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ की भूमि पर क्या होते हैं, सघन वन उग जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सघन वन उग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा वर्षा के साथ वहाँ पे आर्द्रता या ऊष्मा, ठीक है, गर्म एवं नम जलवायु, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वन इतने घने होने के लिए। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, ठीक है। मतलब नीचे ज़मीन पर ज़्यादा प्रकाश नहीं होता, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो देखो, भूमध्य रेखा के बीच में होने के, भूमध्य प्रदेश रेखा प्रदेश के बीच में होने के बाद भी क्या होता है, यहाँ पे ज़मीन तक सूर्य का प्रकाश जो है वो नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि जो है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। फिर परजीवी पौधों के रूप में यहाँ कौन सी हैं, परजीवी पौधे कौन से हैं, आर्किड एवं ब्रोमीलाइट, ठीक है। दोस्तों, मैं जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ और जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा। पहले तो आप ये वीडियो सुनिएगा और फिर बाद में इसके नोट्स बना लीजिएगा। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सारे, उनको पनपने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, जैसे कि टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी, फिर भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में ही पाए जाते हैं, वो सामान्य पक्षियों से, भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, ठीक है। फिर प्राणियों में कौन से हैं, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चिट्टी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। टैपिर देखो यहाँ पे दिया है, ये टैपिर है। फिर सांप की कई जातियाँ, मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और बोआ जैसी कुछ प्रजातियाँ होती हैं। और इसके अतिरिक्त हज़ारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। फिर मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी मिलती है यहाँ पे। पिरान्या मत्स्य कहाँ पे मिलती है, अमेज़न बेसिन में, जो मांस खाती है, ठीक है, अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलाइट जो है वो एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। क्या करता है ये ब्रोमीलाइट, जल को संचित रखता है अपने पत्तियों में। फिर मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। फिर है वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे छोटे वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और यहाँ के पुरुष जो है वो शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ की महिलाएं जो है वो फसलों का ध्यान रखती हैं, महिला है। वे मुख्यतः टेपियोका
अनानास, शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। क्या होता है? मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, इसलिए महिलाएं यहाँ की शाक भाजियाँ उत्पन्न करती है और उससे परिवार का भरण पोषण होता है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का ये प्रयोग करते हैं। ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर्तन मतलब कट करना और वहाँ पे जलाना और फिर उस पर खेती करना, जैसे कि हमारी झूम खेती है वैसे। ठीक है, इनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक होता है। ओके, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर ही पैदा होता है। और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, कर्तन एवं दहन पद्धति क्या होती है? कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और बाद में फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच क्या होता है? पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ होती है। तब लोग पुनः इस टुकड़े को उपयोग करते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर वाले घर में रहते हैं। ठीक है, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छतें तीव्र ढलान वाली होती हैं। मलोका, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। क्या था? नदी मार्ग जो था वो एकमात्र उपाय था। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना लगभग संभव हुआ है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार क्या होता है? वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे। ठीक है, फिर विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और ऐसा अनुमान बताया जाता है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बहुत बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो उससे क्या होता है? ये वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन और बंजर भूमि बन जाती है। देखो पहले कैसे थे, फिर कैसे कम हो गए और फिर कैसे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ये देखा हमने अमेज़न बेसिन। अभी देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। ठीक है, ये हमारे भारत के बारे में दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वहाँ पे कैसी है जीवन पद्धति, ये सब यहाँ पे दिया है, तो ये देखते हैं हम। ठीक है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। और अमेज़न कहाँ पे स्थित थी? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी है गंगा की सहायक नदी? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। और भी बहुत सारी है, वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि आपको भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो। फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। तो देखो यहाँ पे भी दिया है, एटलस की सहायता से देखो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। फिर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है वो पर्वत एवं हिमालय की गिरपात तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। ठीक है, फिर मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील मतलब क्या? ऐसे नदी जब मैदानी क्षेत्र में रहती है वो बहुत स्लो हो जाती है, तो कभी कभी क्या होता है ऐसे होते वो नदी ऐसे होती है और फिर एक बार क्या होता है ये
टूट जाता है और यहाँ पे ये झील बनती है, तो उसको बोलते हैं चाप झील। यहाँ की जलवायु मुख्यतः क्या होती है, मानसूनी होती है। ठीक है, मानसून में जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में क्या है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में मिट्टी जो है वो उपजाऊ रहती है, पानी का स्रोत होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बस जाते हैं और वहाँ पे इसलिए सघन जनसंख्या होती है। ठीक है, फिर तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं। प्रतिकूल मतलब अनुकूल नहीं होते। अंततः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। कैसे क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, आप फास्ट पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन मैदानी प्रदेश में ज़्यादा लोग रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है और यहाँ क्या होता है, इसके लिए जनसंख्या का घनत्व होता है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। फिर जिन स्थानों पे फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, और धान की यहाँ मुख्य फसल होती है, धान यहाँ मुख्य फसल होती है और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और ये धान वहीं उगाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो और वहाँ पे कोई तो पानी का 12 महीने स्रोत हो। ठीक है, जो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में अवेलेबल है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो देखो अभी उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ 189 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे 1029 तथा बिहार में 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, देखो ये दो जो स्टेट्स हैं वहाँ पे गंगा या ब्रह्मपुत्र का बेसिन है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहाड़ी प्रदेश है या पर्वतीय प्रदेश है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन सी हैं, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा इत्यादि हैं। फिर गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है, जैसे कि बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। बिहार, असम में के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है और सिल्क का उत्पादन किया जाता है और मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। ऐसे फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कुछ पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि सागवान, साखू, पीपल। ठीक है, उसके साथ ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। फिर डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र मतलब कौन सा, जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल के उपसागर में जा मिलती है। ठीक है, फिर उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे धान की कृषि, फिर असम में चाय के बागान दिखाए गए हैं। फिर है बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर ये सब पाए जाते हैं। फिर एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पे फेमस है, असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। फिर डेल्टा क्षेत्र में बंगाल का टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। फिर नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे कि रोहू, कतला, हिल्सा। ये सब मछलियाँ, सबसे लोकप्रिय मछलियाँ जो हैं यहाँ पे है। मछली एवं चावल एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, क्योंकि वहाँ पे धान की खेती की जाती है और मछली पकड़ी जाती है।
फिर देखो, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है, और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से न हो। ये देखो यहाँ पे ऐसे वेदिकाएं बनाई हुई है ताकि पानी नीचे ना जाए, ठीक है। उसके बाद है झील, जीविका का साधन। जैसे कि वहाँ से हमें मछली वगैरह मिलती है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। ये देखो, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। दोनों भी नदियाँ हैं तो उनका पानी कैसे है, अलवण है, और वहाँ पे एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसका नाम क्या है, स्थानीय भाषा में उसे क्या बोलते हैं, सुसु अथवा सुसु बोलते हैं। जैसे कि उसका मीनिंग होता है अंधी डॉल्फिन। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए लोगों ने भी कि किसी मानव प्रजाति की वजह से किसी अन्य प्रजाति पर ठेस ना पहुंचे। क्या आप जानते हैं सार्वजनिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, ठीक है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों के कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वासी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इन शहरों में क्या होता है, तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी जो है वो नदी में बहकर जाता है और नदी प्रदूषित होती है इसकी वजह से, ठीक है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। फिर है बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र होता है, ठीक है। बेसिन में क्या होता है, यातायात के लिए एक सुविकसित तंत्र उपस्थित होता है, और आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, ठीक है। मैदानी इलाकों के लोग जो है वो क्या सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग करते हैं एक मार्ग से दूसरे मार्ग जाने के लिए। तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग का यातायात के लिए प्रभावशाली माध्यम माना जाता है, जैसे कि कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। तो 4 हुए, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, ठीक है। फिर है पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल देखने लायक है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम जो है वो बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप जो है। लखनऊ का इमामबाड़ा जो है। असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, ये सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी पूछ सकता है, तो आप प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। ये देखो मानस अभयारण्य में जो वन है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पहले ही मैंने किया था, ठीक है। चैप्टर 9 और चैप्टर 7, तो इसी के साथ 7th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट होती है दोस्तों। कल मिलेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों